हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग लोकल फर्स्ट पॉलिसी को। इस पॉलिसी के अंतर्गत डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा अपने रेसिडेंट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से जॉब्स फिक्स करने के लिए एक रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसी रिजर्वेशन के क्या डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या कंसर्न्स हो सकते हैं और इससे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, इन्हीं सब मुद्दों को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और आज के सेशन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग हरियाणा में रिसेंटली जो 75% जॉब्स को लोकल्स के लिए रिजर्व कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर में, उसको यहाँ पे कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका था। बट जो ये बिल पास हुआ था, यह बिल को इफेक्टिव रूप से लागू होना था 15 जनवरी 2022 को। तो ये डेट बीत चुकी है अब, और इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 75% जॉब्स फॉर लोकल्स इन हरियाणा, उसके इम्पैक्ट और उसके कंसर्न्स, और डिफरेंट स्टेट में भी अगर इसके स्टेप लिए ऐसे ही स्टेप लिए जाते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट और कंसर्न्स यहाँ पे रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को। देखिए, हरियाणा ने पास किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। हरियाणा में अभी रिसेंटली में सीएमआई का भी डाटा आया था, उसमें देखा हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे है। और इसी सिचुएशन में 2020 में भी हरियाणा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा फेस कर रहा है। इनफैक्ट 2020 के पहले से, कोविड लॉकडाउन के पहले से ही हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के काफी आवाज उठती आई है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, जिसे इंप्लीमेंट किया जाना था पूरे स्टेट में 15 जनवरी 2022 को। अब इसी तरीके से लोकल्स को रिजर्वेशन देने के लिए यहाँ पर बाकी के राज्यों में भी इस तरह के अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर गोवा में देखें तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि जो 80% रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स में वो लोकल्स के लिए फिक्स कर देंगे अगर गोवा में उनकी सरकार बनती है तो। सेम तरह के प्रॉमिस यहाँ पे उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। इसी तरह के फुटस्टेप्स पे झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन्होंने भी इसी तरह की पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को अपने राज्यों में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। तो इसी की वजह से क्या डिफरेंट सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है इस तरह के स्टेप्स का, उसको समझेंगे आज हम लोग। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जो हरियाणा में ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पास हुआ था, इसके क्या अपने फीचर्स हैं। देखो, इस एक्ट के हिसाब से जो भी फर्म 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रहा है, उसमें उनके जितने भी टोटल एम्प्लॉयज होंगे, उसमें से 75% उन्हें हरियाणा के लोगों को ही नौकरी देनी पड़ेगी। यानी कि सपोज करो कि अगर एक फर्म में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से 75 कम से कम हरियाणवीज होनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी जिस भी कैंडिडेट का डोमिसाइल, स्टेट डोमिसाइल जिस भी इस कैंडिडेट के पास है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और ये अप्लाई होता है उन लोगों पर जिनकी सैलरी 30,000 लेस देन मंथ होगी। सपोज करो इन 100 लोगों की सैलरी 30,000 लेस देन मंथ है, तो फिर 75 लोग जो हैं यहाँ पर वो हरियाणवी ही होंगे। तो इस तरीके से 75% रिजर्वेशन जॉब्स में प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा इस एक्ट के माध्यम से एनफोर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये जो जॉब्स है ये प्रोवाइड की जाएंगी वेरियस कंपनीज में, सोसाइटीज में, ट्रस्ट में और पार्टनरशिप फर्म्स में। इन सब जगह पर ये एक्ट जो है वो लागू होगा। और यहाँ पर इस मूव को लिया जा रहा है कि जिस तरीके से बाकी का टैलेंट दूसरे स्टेट के माध्यम से आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जिस तरीके बाहर से ये टैलेंट इन्फ्लक्स होने के कारण जो हरियाणा हरियाणा के जो लोकल्स हैं, उन लोकल्स को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पर ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। बट यहाँ पर आईटी सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि स्टेट के पास, हरियाणा के पास इतनी इनफ कैप्टिव सप्लाई नहीं हो सकती है जिससे वो आईटी और डिफरेंट सेक्टर्स की जरूरतों को पूरा कर सकें। खैर, ये जो लॉ है, ये लॉ अप्लाई होगा आपका अगले 10 सालों के लिए। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट है उसको रिलैक्स भी कर सकती है 15 से 5 ईयर्स तक, ताकि एटलीस्ट जो फर्म्स हैं उन फर्म्स को कुछ रिलैक्सेशन मिले यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस के दौरान। तो इस तरीके से हरियाणा ने एक रिजिड लॉ बनाया है। और लॉ में स्टार्टिंग में ये नहीं कि 20 से 25% रिजर्वेशन की बात हो रही है, सीधा 75%। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितना इनफ्लेक्सिबल लॉ है और किस तरीके से अगर इसको इम्पोज किया गया तो कंपनीज के ऊपर और जितने फर्म्स हैं वो उनको किस तरीके से यहाँ पर स्किल और मैन पावर के टर्म्स में एक चैलेंज देखने को मिल सकती है। हायरिंग प्रोसेस में वो डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए काफी काम, इस तरह के लॉ के होने के कारण। फिर यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं जो
ऐसे वर्कर्स को ऐसे वर्कर्स को हायर कर रही हैं और जिनकी सैलरी 30,000 रुपीज से कम है, उन सभी वर्कर्स को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा इनको अपने एक पोर्टल पे। और ये पोर्टल जो होगा ये इसको मेंटेन करेगा लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो वहां पर इस तरह के सभी लेबर की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे मैंडेटरी बनाया गया है एम्प्लॉयर्स के द्वारा। फिर दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से इस लॉ का वायलेशन किया गया तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। और इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज प्रेशराइज फील कर सकती हैं इस तरह के लॉ के कारण। देखो, इकोनॉमिक सर्वे 2016 और 17 की अगर आप मानो तो उनका कहना है कि जो एनुअल वर्क रिलेटेड माइग्रेशन होता है हमारे देश में, उस एनुअल वर्क रिलेटेड माइग्रेशन से देश की इकोनॉमी को काफी फायदा पहुंचा है। अगर हम लोग देखें लेवल क्या है अपने देश में एनुअल वर्क रिलेटेड माइग्रेशन का, तो ऑलमोस्ट ये आपका 9 मिलियन से ऊपर है, जहां पर देश में एक कोने से दूसरे कोने में लोग माइग्रेट करते हैं नौकरी पाने के लिए, और इससे इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंच रहा है। किस तरीके से बेनिफिट पहुंच रहा है? तो देखो, दो तरह के इंडिया में स्टेट्स हैं। एक तरह के स्टेट्स को हम लोग कहते हैं लेबर सरप्लस स्टेट्स, और दूसरे तरह के स्टेट्स को हम लोग कहते हैं लेबर डेफिशिएंट स्टेट्स। तो लेबर सरप्लस स्टेट्स और लेबर डेफिशिएंट स्टेट्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे यूपी और बिहार हो गए अपने, तो यूपी बिहार हो गए अपने लेबर सरप्लस स्टेट्स। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर पंजाब की, या फिर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो ये सब हैं अपने लेबर डेफिशिएंट स्टेट्स। तो यहाँ पर जो लेबर सरप्लस स्टेट्स हैं वहां से लोग जाते हैं काफी सारे लेबर डेफिशिएंट स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री भी है अच्छी खासी। और यहाँ पे जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इस पार्टिसिपेशन के कारण इनकी लेबर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लेबर डेफिशिएंट स्टेट्स है वहां का जो डेमोग्राफी है वो डेमोग्राफी ऑलरेडी पीक को पास कर चुका है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब यह है कि अगले नेक्स्ट 2 डिकेड में जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन है लेबर डेफिशिएंट स्टेट के अंदर, वो वर्किंग एज की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली घटने वाली है अगले नेक्स्ट 2 डिकेड में। तो इसका मतलब अगले 2 डिकेड में लेबर डेफिशिएंट स्टेट को अगर अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी इकोनॉमिक सेटअप को ठीक उसी तरीके से चलाना है जैसे प्रेजेंट में चल रहा है, तो उनको सीरियस लेबर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और अगले 2 डेकेड में अगर उनके पास इस तरीके से लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी तो यहाँ पर उनके लिए एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। इसी वजह से इस तरह के लॉ और भी चैलेंज को डिफिकल्ट बना सकते हैं इन स्टेट्स के लिए। वहीं पर लेबर सरप्लस स्टेट्स की बात करें तो लेबर सरप्लस स्टेट्स में डेमोग्राफिक डिविडेंड का अभी तक जो पीक है वो पीक आया नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की पॉपुलेशन नेक्स्ट 2 डिकेड में आपकी बढ़ने वाली है। और वर्किंग एज की पॉपुलेशन अगर नेक्स्ट 2 डिकेड में बढ़ने वाली है, और अगर ये लॉ प्रोटेक्शनिज्म, ये स्टेट्स अगर प्रोटेक्शनिज्म अपनाएंगे लोकल फर्स्ट पॉलिसी के फॉर्म में, तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, इनका यूटिलाइजेशन ये स्टेट्स नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और साथ ही साथ लेबर सरप्लस स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। इस तरीके से दोनों ही तरह के स्टेट्स को चैलेंज हो देखने को मिल सकता है अगर इस तरीके के लॉ जो है वो पास किए जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही तरह के स्टेट्स को फायदा मिलता है यहाँ पर इंटर स्टेट माइग्रेशन से, क्योंकि यहाँ पर लेबर सरप्लस स्टेट से लेबर डेफिशिएंट स्टेट को यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस अगर मिलता है, तो लेबर डेफिशिएंट स्टेट में जब जाकर के लेबर काम करते हैं तो वो इन स्टेट्स में रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिससे कुछ हद तक जो ये पिछड़े हुए स्टेट हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ हद तक इंप्रूव होती है, कुछ सर्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन स्टेट्स में देखने को मिलता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे केरला के काफी सारे लोग बाहर जाते हैं गल्फ रीजन में, और वहां से वो ह्यूज रेमिटेंसेस इंडिया में जब भेजते हैं तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इन स्टेट्स की ग्रोथ के लिए भी इन रेमिटेंसेस का आना जरूरी है, और यहाँ पर इन स्टेट्स की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए मैन पावर की जरूरत है, उसको सप्लाई करते हैं ये लेबर सरप्लस स्टेट्स। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है, इस तरह की जो बॉन्डिंग है, उसको तोड़ने का काम करता है हमारा लोकल फर्स्ट पॉलिसी, और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है इन फ्यूचर इस तरह के लॉस। अब इसके बाद कुछ और कंसर्न्स को समझने की कोशिश करें तो इस तरह के लॉस के कारण जो इन्वेस्टर्स है उनका एक्सोडस ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स हैं ऑटो सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, ये रिलाई करते हैं हाईली स्किल्ड मैन पावर के ऊपर। और अगर इस तरीके से 75% ये लोकल्स को रिजर्वेशन देंगे
तो वहां पर उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि 75% देना ही देना है, तो 75% में यहाँ पर जो स्किल कैपेसिटी है ह्यूमन रिसोर्स की, इस रिजर्वेशन की वजह से उसमें कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो हो सकता है इन्वेस्टर्स इस तरह के स्टेट में अट्रैक्ट ही ना हो। फिर दूसरी बात, ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को भी अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के पॉलिसी के कारण जो सन ऑफ द सॉइल है, सन ऑफ द सॉइल का सेंटिमेंट है, वो भी बढ़ता है यहाँ पर, जिससे रीजनलिज्म की टेंडेंसी बढ़ती है। और रीजनलिज्म की टेंडेंसी अगर इस तरीके से बढ़ेगी तो यहाँ पर ये देश की यूनिटी के लिए एक खतरनाक चीज है, ये देश की इंटीग्रिटी के लिए एक खतरनाक चीज है, सन ऑफ द सॉइल का सेंटिमेंट। इस तरह की पॉलिसी जो प्रमोट करती है सन ऑफ द सॉइल सेंटिमेंट को। फिर दूसरी बात, जितने भी टेक जाइंट्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वो हो सकता है हरियाणा से अपना बेस जल्दी ही दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना चालू कर दें, जिससे हरियाणा के स्टेट के खुद के मॉनेटरी रिसोर्सेज को नुकसान पहुंच सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसकी बाद हरियाणा का जो बजट है वो भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये ऐसे प्लेसेस हैं हरियाणा के अंदर जहां पे ह्यूज इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली आता है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट आना रुक जाएगा, दूसरी बात जो लोग यहाँ पे हैं भी अभी, वो भी सोच विचार करेंगे भाई कि कब तक इस कंडीशन में हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर इससे टैलेंट क्रंच जो है वो एक एक्सट्रीम टैलेंट क्रंच की सिचुएशन देखी जा सकती है। जो बाकी के स्टेट्स में टैलेंट देख प्रेजेंट है, उसका यूटिलाइजेशन इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगा। और बेस्ट टैलेंट की बजाय यहाँ पर एक एवरेज टैलेंट को मौका देने की बात कर रहे हैं हम लोग। बेस्ट टैलेंट का यूटिलाइजेशन करने के लिए तो यहाँ पर जरूरी है कि उस टैलेंट को भारत के अंदर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले, वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कर सके। इसी तरीके से बेस्ट टैलेंट का यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीजें इसको हाईली अफेक्ट कर सकती हैं यहाँ पर। दूसरी बात, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अगेंस्ट भी है। आर्टिकल 14 के हिसाब से देखें तो ये बात करता है इक्वलिटी की, इक्वलिटी बिफोर लॉ की, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। और अगर इस तरीके से प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा इन तरह के पॉलिसीज के कारण, तो आर्टिकल 14 इससे अफेक्ट होता है, आर्टिकल 15 इससे अफेक्ट होता है, आर्टिकल 16 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है पूरे इंडिया में, उस वो भी अफेक्ट होता है। आर्टिकल 19 जो कहता है कि सिटीजन भारत में किसी भी एक भाग से दूसरे भाग में कहीं भी जा सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, वो भी यहाँ पे चैलेंज होता है। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे चैलेंज होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि जो सेंटर और स्टेट है वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे सिटीजन को अपलिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर स्टेट अगर इस तरह की प्रोटेक्शनिज्म टेंडेंसी अपनाएगी तो उससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी हाईली हमारा चैलेंज हो रहा है। और इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है हमारे, उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट भी हो सकते हैं इस तरह के स्टेप्स। हालांकि इसको कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है, बट इसकी जो अगली सुनवाई है वो फरवरी महीने में, तो उसमें कोर्ट ही अब इंटरप्रेट कर सकता है कि ये किन वैल्यूज के अगेंस्ट है और किन वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं है। फिर उसके बाद बात करें तो इस तरह के लेजिस्लेशन के पीछे रीजंस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, वोट बैंक पॉलिटिक्स। जब आप जॉब्स लोकल लेवल पे क्रिएट कर पाने में फेल हो रहे हैं तो आपको इस तरीके के मेजर्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट्स को इनफ अट्रैक्ट करके ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाने में फेल हो रहे हैं तो इस तरह के अट्रैक्शन जो है वो जनता के बीच में बनाना पड़ता है। तभी यहाँ पर एक तरीके से वोट बैंक डिसाइड होगी एक पार्टी की। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये जो रिजर्वेशन है इसका मुद्दा बार बार कई सारे चुनावों में वैसे ही हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और खासकर जैसे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट श्रिंक हो रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। इस तादाद को एडजस्ट करने के लिए इस तरह के पॉलिसी अपनाए जा रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पर बात करें तो लोकल लेजिस्लेशन अगर इस तरीके से होंगे तो इससे केवल ऐसा नहीं है कि टैलेंट लोकल रुकेगा, लोकल टैलेंट को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ अगर लोकल टैलेंट को मौका मिलेगा तो इनका आर्गुमेंट है कि उनकी इनकम भी बढ़ेगी, और उनकी इनकम बढ़ने का मतलब ये है कि ओवरऑल स्टेट की इनकम बढ़ेगी, और स्टेट की इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है इस तरह के पॉलिसी के पीछे। फिर उसके बाद ये एक प्री कंडीशन भी देखा जाता है कई सारे लैंड एक्विजिशन केसेस में कि फार्मर और विलेजर जो इंडस्ट्रीज को लैंड देते हुए यहाँ पर अपनी लैंड देते हैं तो उसके बाद उनकी प्रीकंडीशन अक्सर ये रहती है कि इंडस्ट्रीज को, लोकल्स को जॉब देना चाहिए। तो ये इस तरह की जो प्रीकंडीशन रहती है उसी को और आसान बनाती है ये पॉलिसी। और इस तरीके से इस सब कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये आपका रिजर्वेशन दिया जाता है
और लोकल फर्स्ट पॉलिसी इस कारण से अपनाया जाता है। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें हम लोग, तो वे फॉरवर्ड, बेस्ट वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस रहना चाहिए। यानी कि जो लोकल्स हैं, उन लोकल्स की इफेक्टिव स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ताकि अपने आप अगर हरियाणा में कोई कंपनी पहुंच रही है मान लो, तो अगर उनके यूथ के पास प्रॉपर स्किल है, प्रॉपर एजुकेशन है, तो कंपनी को खुद ही हायर करने में कोई बर्डन नहीं लगेगा। अपने आप वो हरियाणवीज को प्रेफर कर सकते हैं, और इस तरीके से वो, उनके पास ऑप्शन भी रहेगा कि वो देश में जहां चाहे वहां पे जाकर के अपना टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इस इंक्लूसिव ग्रोथ के फैक्टर्स पे काम किया जाएगा, तो उससे बाहर से आने वाले टैलेंट हरियाणा के अंदर वो भी अफेक्ट नहीं होंगे, और हरियाणा के खुद के लोग भी अफेक्ट नहीं होंगे, अगर इफेक्टिव स्किल ट्रेनिंग और प्रॉपर एजुकेशन उनको दिया जाए। और इससे वो एनेबल होंगे फ्री मार्केट में बेटर कॉम्पीट करने के लिए, और सिचुएशन बेटर और इंप्रूव होगी इस तरीके से अगर गवर्नमेंट काम करे। तो यहाँ पर जो विजन रहना चाहिए वो एक लॉन्ग रन में होना चाहिए, टेम्पररी विजन नहीं होना चाहिए, 5 साल के चुनाव के हिसाब से विजन नहीं होना चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेप्स जो है वो आगे उठाए जाने चाहिए। तो आई गेस आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया, हरियाणा में लोकल रिजर्वेशन का मुद्दा। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।